सो वेलकम बैक गाइस। चैप्टर नंबर 4, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो हमने कल के वीडियो में जैसे देखा था कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे नेशंस थे जो कि अलग अलग राजाओं के अधीन थे, वो अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए लड़ने लगे। कैसे उन लोगों के अंदर एक जो नई सोच पैदा हुई ताकि वो अपना एक नया इंडिपेंडेंट जो स्टेट है, कंट्री है, जिसमें उनकी खुद की लैंग्वेज है वो खड़ा कर सके, वो सोच जागी। तो यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बारे में, कि कैसे वो फिर से एक हुए, वो कंट्रीज़ अपने आप को आज़ाद करवा कर एक नया राष्ट्र उन्होंने बनाया। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. This liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Its chief minister, Otto von Bismarck, was the architect of this process, carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. On the bitterly cold morning of 18th January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जर्मनी ने अपने आप को एक किया। तो जर्मनी जो था, जिसको उस समय प्रूशिया के नाम से जाना जाता था, हम कह सकते हैं, तो प्रूशिया जो था वो एक समय में, यानी कि 1701 से लेकर 1918 तक जो था, वो एक ग्रुप ऑफ जर्मन स्टेट्स था। तो प्रूशिया एक तरह से जर्मनी को ही रिप्रेजेंट करता है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो धीरे धीरे जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी कि जो लोग हम बोलते हैं मोनार्की के जो फेवर में थे, उन लोगों ने कई बार जो विद्रोह के लिए आवाज़ उठाई गई जर्मन्स के द्वारा, जो लोग डेमोक्रेसी की फेवर में थे, उन्होंने जब आवाज़ उठाई डेमोक्रेसी के लिए, ताकि उनको लिबरलिज़म और उनको आज़ादी मिल सके, फ्रीडम मिल सके, तो उसी समय ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इन्होंने अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन से उन सबको दबा दिया, उन सबको ख़त्म कर दिया। और ऐसे में ही कुछ प्रोसेस के बारे में बताया गया है। जर्मनी और इटली के अंदर ऐसा ही हुआ कि वो मिलकर कैसे यूनिफाइड नेशंस के रूप में खड़ा होने चाहते थे, लेकिन उनके बीच में और दूसरी तरफ जो थे कंजर्वेटिव्स, इनके बीच में हमेशा से ही जो एक काफ़ी बड़ा गैप रहा, काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही। और 1848 की बात की जाए, जर्मन के मिडिल क्लास लोग जो थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो डिफरेंट रीजन्स जो जर्मनी के हैं उनको एक करके एक पार्लियामेंट इलेक्ट करें और एक लिबरल नेशन जो है वो खड़ा कर सकें। लेकिन जो जर्मन लोग थे, जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ते हुए मोनार्की, यानी कि राजा और मिलिट्री, और उसके अंदर और भी जो लोग शामिल थे, वो थे बड़े बड़े लैंड ऑनर्स, यानी कि ये वो लोग थे जो कि हम जिनको ज़मींदार बोल सकते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और जो इनके सिस्टम को फॉलो करते थे, और उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था कि कंट्री जो है वो मोनार्की के अंडर चल रही है या फिर डेमोक्रेसी के। तो मोनार्क्स, मिलिट्री और लैंड ऑनर्स जो थे प्रूशिया के, इन सब ने मिलकर ये जो लोग जो कि लिबरलिज्म के लिए लड़ रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार किया और इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। तब से प्रूशिया जो था, यानी कि जब ये घटना हुई, जब ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और राजा ने, मिलिट्री ने और लैंड ऑनर्स ने मिलकर इनके ऊपर इनको रिप्रेस किया, इनको शांत कर दिया, इनको दबा दिया,
तब से प्रूशिया जो है, इनकी जर्मनी हम कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ जर्मनी जो था वो एक लीडरशिप के तौर पे सामने आया उभर कर। यानी कि तब से, यानी कि प्रूशिया ने शुरू किया अपने यूनिफिकेशन का प्रोसेस और दूसरे देशों के लिए भी वो एक एग्जाम्पल के तौर पे आन खड़ा हुआ। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम यहाँ बताएगा ओटो वन बिस्मार्क, वो इस प्रोसेस के मेन कर्ता धर्ता माने जाते हैं। और इन्होंने प्रूशियन आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो हम कह सकते हैं रॉयल जो फैमिली वगैरह थी, उनकी मदद से 3 युद्ध जो थे 7 सालों के अंदर लड़े गए। किसके खिलाफ? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। यानी कि प्रूशिया जो था, यानी कि जर्मनी जो थी, उसको लगभग 3 देशों के खिलाफ 7 सालों तक 3 युद्ध लड़ने पड़े। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस की आर्मी जो थी, उनके खिलाफ इन जर्मनी को लड़ना पड़ा। लगभग 7 साल तक युद्ध हुए और 3 बार युद्ध हुए 7 साल के अंदर। लेकिन अंत में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला विक्ट्री ऑफ प्रूशिया, यानी कि जर्मनी जो थी उसकी विक्ट्री के साथ ही ये जो लड़ाई थी ये ख़त्म हुई। और प्रूशिया की विक्ट्री के साथ ही, यानी कि जर्मनी की विक्ट्री के साथ ही वहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी पूरा हुआ। और जनवरी 1871 में प्रूशिया के जो राजा थे विलियम वन, उनको एक जर्मन एम्परर के रूप में स्वीकारा गया। एक बहुत बड़ी सेरेमनी, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया जो कि वर्साई में मनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो पिक्चर बनाई गई है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साई। तो ये जो पिक्चर बनाई गई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं जर्मनी की विजय को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर, यानी कि जो जर्मनी ने अपने आप को जो आज़ाद करवाया, यानी कि किस प्रकार से जर्मनी ने अपने आप को एक दुश्मन के चंगुल से, हम कह सकते हैं कि जो तानाशाही, जो राजा का रूल था, उससे अपने आप को आज़ाद करवा के डेमोक्रेसी की तरफ लेकर गए और जो दूसरे देशों का उनके ऊपर रूल था उसको ख़त्म किया और नया जर्मन एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। तो एक डोमिनेंस का ये प्रतीक रहा है, यानी कि अब जर्मनी जो है वो एक बड़े राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। और द न्यू स्टेट प्लेस्ड, अब जो नई स्टेट बनी थी, यानी कि जो जर्मन स्टेट, अब तक क्या था, जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, अलग अलग देशों के अंडर में था, अलग अलग राजाओं के अंडर में था। लेकिन अब जर्मनी जो था उसने अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर लिया था। मॉडर्नाइज़ किस किस फील्ड में? उन्होंने अपनी खुद की करेंसी बनाई, खुद का बैंकिंग सिस्टम बनाया और खुद का ही लॉज और जुडिशियल सिस्टम वगैरह था वो जर्मनी ने खुद का बनाया। यानी कि अब तक जिस देश की खुद की कोई पहचान नहीं थी, अब पूरे यूरोप के लिए वो एक रोल मॉडल बन चुका था। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है ये प्रूशियन एम्पायर है, जिसको किस प्रकार से सारा जो ये एरिया आप देख रहे हैं इसको धीरे धीरे किस प्रकार से जर्मनी ने अपने अंदर मिला लिया। इटली की यूनिफिकेशन की बात करेंगे मैम। Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. The north was under Austrian Habsburgs, the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of the Bourbon kings of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. तो यहाँ पर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो था वो खुद की उसकी कोई इटली जो है, इटली की खुद की कोई पहचान नहीं थी और जर्मनी की तरह वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी कि कोई इटली स्टेट ही, कंट्री ही नहीं थी, जबकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में दूसरे राजाओं के अंडर में दबा हुआ था। और कुछ पार्ट वो जो था वो हैब्सबर्ग एम्पायर में आता था और बाकी जो जगह थी, इटली जो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था उस समय, जिसमें से सिर्फ एक स्टेट जो थी जिसको हम सार्डिनिया पिडमोंट कहते हैं, वही एक ऐसा प्रोविंस था, ऐसी स्टेट थी जिसके ऊपर इटालियन राजा रूल करते थे। बाकी सब जगहों पर दूसरे लोगों का ही कब्जा था। जैसे कि नॉर्थ पार्ट जो था इटली का वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग के अंडर में था, सेंटर के अंदर पोप रूल करते थे और सदर्न रीजन्स जो थे वहाँ पर बर्बन किंग्स जो थे स्पेन के, उन्होंने रूल किया। और इटालियन जो लैंग्वेज थी उसको भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी और इटालियन लैंग्वेज के बहुत सारे रीजनल टाइप्स भी थे, यानी कि एक लैंग्वेज नहीं थी, अलग अलग यानी कि जगह के हिसाब से, रीजन के हिसाब से वो बदलती जाती थी। ड्यूरिंग द 1830s, गिसिपी मेज़िनी
मैजिनी के नाम से जिसको हम जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर ये हस्ती है। मैजिनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। अब मैजिनी ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार करेंगे, ऐसा एक प्लान करेंगे कि जिससे इटालियन जो है पूरी अलग अलग स्टेट्स जो बिखरी हुई हैं वो सब यूनिफाइड होकर एक देश बन जाएंगे। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. अब हमने देखा कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो ये व्यक्ति करने वाले थे मैजिनी, इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी एक प्लानिंग कर रखी थी। इसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई जिसको नाम दिया गया यंग इटली। और 2 बार इन रेवोल्यूशन जो थी ऑलरेडी फेल हो चुकी थी इनसे पहले, मैजिनी के आने से पहले की बात करें, मैजिनी के समय पे 1831 और 48 में 2 बार जो प्लानिंग थी, जो विद्रोह करने की, जो क्रांति की जो प्लानिंग थी, वो फेल हो चुकी थी 1831 में और 48 में भी। अब सारा जो दारोमदार था वो था सार्डिनिया पिडमंट के जो राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल II, इनके ऊपर सारा दारोमदार आ चुका था, क्योंकि ये अकेले इटालियन रूलर थे। बाकी जो इनके देश के हिस्से थे उनके ऊपर कोई भी इटालियन रूलर रूल नहीं कर रहा था। तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। और अब राजा जो था वो एक ही तरीके से अपने इटली के दूसरी स्टेट्स को कंबाइन कर सकता था, और वो था युद्ध बाय वॉर। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब राजा की नज़र में अगर देखा जाए कि अगर इटली जो है यूनिफाइड हो जाता है तो इससे इकोनॉमिकली डेवलप कर सकता है वो, और पॉलिटिकली भी वो डेवलप हो जाएगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस इनका बढ़ जाएगा। उसी दौरान चीफ मिनिस्टर कैवर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. अब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है कैवर की बात की जा रही है, जो कि इटली के अलग अलग प्रिंसेस को जोड़ने के लिए काम कर रहा था, जो कि ना ही एक डेमोक्रेट था, यानी कि लोकतंत्र के फेवर वाला व्यक्ति था, और ना ही एक क्रांतिकारी था, लेकिन वो एक वेल्दी, बहुत ही अमीर व्यक्ति था, एजुकेटेड मेंबर था इटालियन सोसाइटी का। और वो ऑल्दो वो इटालियन था लेकिन फ्रेंच भाषा को बहुत अच्छे से बोलता था, इटालियन इतने अच्छे से वो नहीं बोल पाता था। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. अब ये जो कैवर थे, इन्होंने सार्डिनिया पिडमेंट के जो राजा थे उनके साथ मिलकर ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी उनको हराने में इनकी मदद की 1859 में। यानी कि सार्डिनिया पिडमेंट की मदद की गई कैवर के द्वारा, और अलायंस किया गया, यानी कि गठबंधन किया गया फ्रांस के साथ, और ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिउसेप्पे गारिबाल्दी जॉइंड द फ्रे। ये जो व्यक्ति गिउसेप्पे गारिबाल्दी जो थे, इनके नेतृत्व में न कि सिर्फ फौजी आर्मी ही बल्कि आम जो लोग थे वो भी बहुत सारे लोग आर्मी में भर्ती हुए, यानी कि वॉलंटरी वो लड़ने के लिए तैयार हुए अपने देश की आज़ादी के लिए। In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. अब ये जो इनका जो ग्रुप था, जो वॉलंटियर्स और इंक्लूडिंग द कैवर और सार्डिनिया पिडमेंट के जो राजा थे, इन सब ने मिलकर विद्रोह करना शुरू किया दूसरे सेनाओं के खिलाफ, दूसरे राजाओं के खिलाफ, ताकि वो अपने किंगडम इटली को आज़ाद करवा सकें। इसी उद्देश्य से साउथ इटली जो था, वहाँ पर सिसिली के जो किंगडम्स थे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो था, वहाँ पर इन्होंने हमला किया और वहाँ से लोकल फार्मर्स की सपोर्ट लेकर इन्होंने स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से भगा दिया। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rates of literacy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. अब यहाँ पर जो ये युद्ध जीते गए
जो इटली को यूनिफाई किया गया, उसके बाद विक्टर इमैनुअल II जो थे उनको इस इटली के किंगडम का, यूनिफाइड इटली के किंगडम का तो ये इटली के राजा चुने गए, यूनिफाइड इटली के। और ज़्यादातर उस समय की इटालियन पॉपुलेशन थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, और उन लोगों को लिबरल आइडियोलॉजी यानी कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। और पीजेंट्स की बात की जाए, जो वर्ग था, जो कि किसानों का जो वर्ग था जिन्होंने गैरिबल्डी को सपोर्ट किया था, उन लोगों को ये शब्द जो यहाँ पर दिया गया है इटालिया, वो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उनको ऐसा लगता था कि ला टालिया जो है शब्द वो विक्टर इमैनुअल जो कि राजा थे उनकी वाइफ का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं था। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब उस समय के जो इटली के लोग थे उनके सामने ये दो नाम रखे गए, इटालिया और ला टेलिया। अब जो किसान थे, ज़्यादातर हमने देखा कि इटली के ज़्यादातर लोग जो थे वो अनपढ़ थे, और अब तक इटली का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ वो दूसरे राजाओं के अंडर में रहा था, यानी कि इटली वॉज नॉट अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री। सो वहाँ के जो लोग थे उनका मानना ऐसा था कि ला टेलिया जो था वो विक्टर इमैनुअल जो थे उनकी वाइफ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ला टेलिया उनकी वाइफ का नाम नहीं था। ला टेलिया यानी कि इटालिया भी जिसको हम कहते हैं, वो इटली देश का नाम था, ये उनके मुल्क का नाम था, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि ये उनकी जो रानी है उसका नाम है। देन द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution, it was the result of a long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot or Irish. All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions, but as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. अब इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड एक्चुअल में कोई एक राष्ट्र था ही नहीं। इंग्लैंड जो था वो कोई उनकी कोई खुद की भाषा नहीं थी, ना ही वहाँ पर रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो कि हम कह सके कि इंग्लैंड के लोग थे, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जो इंग्लैंड जो था वो अलग अलग भांति भांति के लोगों के रहने का स्थान था, यानी कि जहाँ जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि इंग्लैंड जो था वहाँ पर इंग्लिश लोग भी थे, वेल्श लोग थे, स्कॉटिश लोग थे, आयरिश लोग थे एक्सेट्रा। लेकिन वहाँ पर कोई पर्टिकुलर हम बात करें इंग्लैंड की तो उस समय तक इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग थे जिनका कल्चर अलग था, पॉलिटिकल ट्रेडिशन अलग था, धीरे धीरे बहुत पैसा अमीर बन गया ये देश, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, इंपॉर्टेंस भी मिला इस देश को और पावर भी यहाँ के लोगों को मिली। तो ये एक इंग्लिश नेशन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ और दूसरे जो आइलैंड के दूसरे कंट्रीज़ थे जो वहाँ पर थे उस आइलैंड के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, उनके ऊपर इंग्लिश का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा। और इसी के साथ ही 1668 में जो मोनार्की थी, जो राजा थे इंग्लैंड के, उनको हटाकर इंग्लिश पार्लियामेंट का गठन किया गया और इस तरीके से एक नया नेशन जिसका जन्म हुआ, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। द एक्शन ऑफ यूनियन between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो था, इन दोनों के बीच में एक संधि, एक ट्रीटी की गई जिसको हम एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है। इसके मुताबिक यूनाइटेड किंगडम जो है, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे, इन दोनों ने मिलकर एक नया देश बनाया जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि इंग्लैंड जो था उसने स्कॉटलैंड के ऊपर भी अपना इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड के अंदर मर्ज हो गया और एक नया राष्ट्र बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed।
अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके अंदर भी इंग्लिश मेंबर्स जो होते थे सदन के अंदर, उनका ज़्यादा बोलबाला था। इसी कारण से जो ब्रिटिश आइडेंटिटी थी वो धीरे धीरे स्कॉटलैंड के कल्चर को और पॉलिटिकल कल्चर को धीरे धीरे सप्रेस करती गई, धीरे धीरे दबाती गई, यानी कि स्कॉटलैंड का कल्चर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। द कैथलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशंस whenever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homelands. अब यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि स्कॉटलैंड और ब्रिटेन जो मिल तो गए, और इसका प्रभाव, इसका सिर्फ रीज़न ये था कि इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के ऊपर प्रभाव, लेकिन स्कॉटलैंड के जो लोग थे, खासकर जैसे कैथलिक लोग बोला जाता है जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके ऊपर जो एक आज़ादी का भूत सवार था, यानी कि वो लोग आज़ाद होना चाहते थे, वो लोग भी अपने देश को एक सेपरेट देश बनाना चाहते थे जहाँ पर वो अपनी भाषा को बोल सकें, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमेशा ही उनको दबा दिया, ना ही उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनने दिए जाते थे। जब भी वो आज़ादी के लिए लड़ते थे उनको दबा दिया जाता था, और उनकी जो भाषा, जैसे गैलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है जिसको, वो भी बोलने की उनको मनाही थी, और ज़्यादातर लोगों को उनके वतन से भगा दिया गया, जहाँ पर वो रहते थे उससे उस जगह से उनको भगा दिया गया। तो इस प्रकार से इंग्लैंड जो था वो किस प्रकार से स्कॉटलैंड के लोगों का हनन, यानी कि शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड जो था उसकी भी हालत ऐसी थी। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड इनटू कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के दो ग्रुप रहते हैं, होते दोनों ही क्रिश्चियंस हैं लेकिन दोनों वैसे सेम नहीं होते हैं। तो आयरलैंड जो था वहाँ भी ऐसा ही था, वहाँ पर दो किस्म के लोग रहते थे क्रिश्चियंस में भी, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथलिक कंट्री। अंग्रेज़ जो थे, इंग्लिश लोग जो थे, इंग्लैंड के लोग, उन्होंने प्रोटेस्टेंट ग्रुप के लोगों को सपोर्ट किया ताकि वो कैथलिक कंट्री के ऊपर अपना रूल, अपना वर्चस्व बढ़ा सकें। यानी कि इंग्लैंड ने कैथलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों को आपस में लड़ाकर आयरलैंड के ऊपर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश की, और ऐसे में उन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट किया ताकि वो कैथलिक लोगों को कंट्री से निकाल सके। कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। कैथलिक लोगों ने जो रेवोल्यूशन, यानी कि जो विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो दबा दिया गया। आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1798 में क्रांति की गई, एक कोशिश की गई एक विद्रोह करने की, जिसमें जो उसके लीडर थे वो थे वुल्फ टॉन, और उनके साथ पूरा यूनाइटेड आयरिशमैन थे, यानी कि सारे जो आयरलैंड के लोग थे वो थे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसी कारण से 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. The symbol of the New Britain, the British flag, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted, and the older nation survived only as subordinate partners in this union. अब आयरलैंड पे कब्जा कर लिया गया तो एक नया राष्ट्र बना जिसकी झंडा जो था वो था यूनियन जैक, जिसकी जो नेशनल एंथम थी वो थी गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत बढ़ चढ़ कर प्रमोट किया गया, और जो दूसरे नेशंस थे वो इसका एक पार्ट बनकर ही रह गए, जो कि सिर्फ इसकी बात मान सकते थे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये जो चैप्टर 4 हमने रीड किया, इसमें हमने देखा कैसे जर्मनी यूनाइट हुआ, इटली यूनाइट हुआ, कैसे इंग्लैंड जो था एक नए राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ जिसने आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों को अपने अंदर मिला लिया।